भाई लोग, आज मैं आप सभी को अपनी सेकेंड एनिमे स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका मेन कैरेक्टर जय है। मेरी यह सीरीज़ ब्लड लाइन बेस्ड सीरीज़ है। यहाँ के लोगों के पास कई तरह के लिविंग बीइंग की ब्लड लाइन होती है। मेरी सीरीज़ के मेन कैरेक्टर जय की बात करें तो उसके पास पिनाक की ब्लड लाइन है। जय की स्टोरी बताने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिर इस दुनिया के अंदर लोगों के पास ब्लड लाइन कैसे आई। सालों पहले जब लॉर्ड शिवा ने पिनाक को बनाया था, तब उन्होंने पिनाक को इस यूनिवर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। पिनाक पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग था। उसने अपनी पावर से एक रेलम को क्रिएट किया, जिसके अंदर लाखों गैलेक्सी थी। इस रेलम के अंदर ह्यूमन और बीस्ट एक साथ रहते थे। पिनाक के ब्लेसिंग की वजह से यहाँ के बीस्ट बाकी के रेलम्स की तुलना में 10 गुना ज़्यादा जीते हैं। साथ ही यहाँ के ह्यूमन का भी लाइफ स्पैन जीवन लोग के बाद सेकंड नंबर पर है। लेकिन लंबी ज़िंदगी जीने के बावजूद भी यहाँ के लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। यहाँ के लोग शांति से अपना जीवन बिताते थे, क्योंकि यहाँ के बीस्ट ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते थे। बीस्ट सिर्फ आपस में ही फाइट करते थे जब उन्हें अपनी भूख मिटानी होती है या फिर अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रांग बनाना होता है। क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा वीक और छोटे होते हैं, इसलिए बीस्ट कभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर अटैक नहीं करते हैं। कई सालों तक सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, पर जैसे जैसे समय बीता बीस्ट के बिहेवियर में अचानक से चेंजेस आने लगे। वे पहले से ज़्यादा अग्रेसिव और रूथलेस हो गए थे। वे दूसरे बीस्टों को बेवजह ही मारना शुरू कर देते हैं। वे बीस्ट को मारकर ना तो उसे खाते थे और ना ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करते थे। बीस्ट्स के इस बिहेवियर की वजह से कई सारे बीस्ट जंगल से विलुप्त होने लगे। ऐसे बीस्ट जिनके पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर थी, वे अपनी जान बचाने के लिए किसी और प्लेनेट पर भाग जाते थे। लेकिन पूरा पिनाकरेलम इसी समस्या से जूझ रहा था। बीस्ट्स ने बाकी के बीस्ट के साथ साथ ह्यूमंस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। एक अकेला बीस्ट एक पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता था। सभी ग्रहों पर बीस्ट के अटैक बढ़ने लगे थे। ह्यूमंस तो बीस्ट के अगेंस्ट टिक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे ग्रहों से इंसान पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। यहाँ के इंसान कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वे बीस्ट के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन कुछ गैलेक्सीज के अंदर ह्यूमंस का अस्तित्व अभी भी बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी बीस्ट का आतंक कम नहीं हुआ था। उन सभी आकाशगंगाओं में से एक ऐसी आकाशगंगा थी जिसमें सिर्फ एक ही ग्रह बचा था, जिसके अंदर इंसान थे, पर उनके ऊपर से बीस्ट का खतरा टला नहीं था। वहाँ के लोग प्रार्थना करते हैं कि कोई आकर उन्हें इस मुसीबत से बचा ले, पर उनकी मदद करने कोई नहीं आता। वे लोग बस डर के साए में जी रहे थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी थी। उन्हें भरोसा था कि एक दिन उन्हें कोई ना कोई बचाने ज़रूर आएगा। एक दिन आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक जलती हुई चीज़ बाहर आती है, जो सीधे पहाड़ों से जाकर टकराती है, जिससे वह पर्वत श्रृंखला डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस धमाके को देखकर गांव के सभी लोग डर कर अपने घरों में छिप जाते हैं। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी जो इन सबसे अनजान था, वह उस पर्वत श्रृंखला की ओर चला जाता है, जहाँ का नज़ारा देख वह हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरी पर्वत श्रृंखला डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहाँ पर बस एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया था। उस खड्डे के बीच में उस बूढ़े आदमी को एक आदमी दिखाई देता है,
वह बूढ़ा आदमी उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान का शरीर गर्मी से तप रहा था। वह बूढ़ा आदमी गांव के कुछ लोगों को बुलाकर फिर से माउंटेन रेंज में आता है, जिसके बाद वे सभी मिलकर उस घायल आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसकी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। उस इंसान की हाइट सिर्फ 2 मीटर की थी, लेकिन इसके बावजूद वह कई टन भारी था। गांव के लोग वहीं पर टेंट बनाकर उसका इलाज करते हैं। कुछ दिनों में उस इंसान को होश आ जाता है। वह गांव वालों का धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए। वह बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक डरा सहमा हुआ आदमी आता है, जो गांव पर हुए बीस्ट के अटैक के बारे में बताता है। गांव वालों की बातें सुनकर इस वॉरियर को इनकी समस्या के बारे में पता चलता है। वह इनकी मदद करने गांव चला जाता है, जहां पर सैकड़ों फुट से भी ज़्यादा लंबा एक बीस्ट गांव पर बिजलियां गिरा रहा था। गांव वाले उस बीस्ट से बचकर भाग रहे थे। तभी वह वॉरियर उस बीस्ट को पैरों से पकड़कर स्पेस में फेंक देता है, जिसकी वजह से वह बीस्ट ठंड से जम जाता है। गांव वाले उस वॉरियर का धन्यवाद करते हैं और उसे अपनी समस्या बताते हैं। भाई लोग, इस वॉरियर के बारे में मैं आप सभी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यह वॉरियर असल में डिवाइन लोटस रेलम से ही बिलोंग करता है और इसका पावर लेवल सुप्रीम रेलम मास्टर से भी ऊपर का है। इन लेवल्स के बारे में आपको ब्लेसिंग लैंड के अंदर पता चल जाएगा। डिवाइन लोटस रेलम के अंदर इस वॉरियर को एक लेजेंड की तरह माना जाता है, क्योंकि इस वॉरियर ने सिर्फ 30 साल की उम्र में सुप्रीम रेलम मास्टर को भी सरपास कर दिया था। इस वॉरियर के बाद सिर्फ विक्रम ही इस लेवल पर पहुंच पाता है, जबकि बाकी के लोग हज़ारों साल की ट्रेनिंग के बाद प्राइम रेलम मास्टर तक ही पहुंच पाते हैं। इस वॉरियर का डिवाइन लोटस रेलम में अपना खुद का भी एक रेलम है। इस रेलम के अंदर लॉर्ड विष्णु के द्वारा छोड़े गए एंशंट स्क्रिप्चर का लोकेशन और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन है, जिसे हासिल करने के लिए डेमन्स के साथ साथ ह्यूमन भी इस वॉरियर के रेलम का पता लगाना चाहते हैं और इसे खोलकर वहाँ के सभी ट्रेजर्स को हासिल करना चाहते हैं। इस वॉरियर के रेलम को ओपन करने के लिए चाबी की ज़रूरत है, लेकिन ये की कई सारे आर्टिफैक्ट को जोड़ने से बनती है। इन्हीं आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए डेमन्स ने विक्रम के फादर कनिष्क को किडनैप किया था, क्योंकि कनिष्क के पास इस वॉरियर के रेलम और उसके आर्टिफैक्ट से जुड़ी कई सारी इंफॉर्मेशन थी। साथ ही उसके पास उस वॉरियर के बना गए आर्टिफैक्ट में से एक आर्टिफैक्ट मौजूद था। फ्यूचर में विक्रम इन सभी आर्टिफैक्ट्स को फाइंड करेगा और उस वॉरियर के रेलम में जाकर लॉर्ड विष्णु के द्वारा छोड़े गए एंशंट स्क्रिप्चर्स की जानकारी को हासिल करेगा। यहाँ तक कि वह उस एंशंट स्क्रिप्चर को भी खोज निकालेगा, लेकिन विक्रम उस एंशंट स्क्रिप्चर को वहाँ से निकाल नहीं पाएगा। लेकिन उसे इस एंशंट स्क्रिप्चर से कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसा कि इस वॉरियर को मिला था, जिसकी बदौलत वह इतनी यंग एज में सुप्रीम रेलम मास्टर को भी सरपास कर गया। चलो अब फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। गांव के लोग उस वॉरियर को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। वह वॉरियर गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह वॉरियर बीस्ट को इस तरह ख़त्म नहीं कर सकता था। वह सिर्फ उन्हें बीस्ट को मारना चाहता था जो गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। यह वॉरियर शांति समझौता लेकर अलग अलग बीस्ट के किंग के पास जाता है, लेकिन वे बीस्ट शांति समझौते से मना कर देते हैं और उस वॉरियर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरन इन सभी को मारना पड़ता है। यह वॉरियर बीस्ट्स को नहीं मारना चाहता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ के हालात इतने अजीब और
डरावने क्यों हैं। यह वॉरियर इसका पता लगाने के लिए अपनी माइंड पावर को यूज़ करता है और पूरे रैलम को स्कैन करने लगता है। उसे हर जगह बीस्ट्स का आतंक नजर आ रहा था। उस वॉरियर को 3 जगहों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। वह उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, पर उनमें से एक इस वॉरियर की माइंड पावर पर ही अपनी माइंड पावर से अटैक कर देता है, जिससे यह वॉरियर कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। वह समझ जाता है कि इस रैलम के अंदर बहुत सारे पावरफुल बीइंग हैं। इस वॉरियर पर जिसने अपनी माइंड पावर से अटैक किया था वह कोई और नहीं बल्कि पिनाक्स था, जिसने इसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फील कर लिया था। इस वॉरियर को यह रैलम बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ सभी बीस्ट मनमाने ढंग से दूसरे बीस्ट पर अटैक कर रहे थे। यह वॉरियर समझ जाता है कि यहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए यह वॉरियर इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी बीस्ट के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। यह वॉरियर चंद घंटों में उस प्लेनेट से सभी फेरोशियस बीस्ट को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वह सिर्फ 1 महीने में उस पूरी आकाशगंगा से बीस्ट को ख़त्म कर देता है। यह वॉरियर इंसानों को बचाने के लिए बीस्ट्स को मारते जा रहा था। वह एक और आकाशगंगा के साथ ऐसा ही करता है। उस वॉरियर को बीस्ट को मारने में बहुत दुख हो रहा था। वह इन बीस्टों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन ये बीस्ट बाकी के लिविंग बीइंग के लिए खतरा बन चुके थे, इसलिए यह वॉरियर मजबूरी में इन्हें मार रहा था। तभी यह वॉरियर एक फॉरबिडन लैंड में पहुंच जाता है, क्योंकि यहीं पर उस आकाशगंगा के सबसे पावरफुल बीस्ट रहते थे। यह वॉरियर कई सारे बीस्ट को मार देता है, पर तभी वहाँ पिनाक आ जाता है। पिनाक को देख यह वॉरियर उसके आगे झुक जाता है, क्योंकि पिनाक उनके यूनिवर्स का अल्टीमेट गार्जियन है। पिनाक उस वॉरियर से ये मार काट रोकने कहता है। वॉरियर पिनाक की बात मान जाता है, पर वह पिनाक से इंसानों की सेफ्टी को भी इंश्योर करने कहता है। पिनाक कहता है, यह मेरी गलती है, लेकिन तुम इसे सुधारने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यह वॉरियर पिनाक की बात नहीं समझ पाता। वह पिनाक से उस मिस्टेक के बारे में पूछता है। पिनाक बताता है कि यह सारी पुरानी बातें हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे वह बदल नहीं सकता। इसके बाद पिनाक अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है। उसकी एनर्जी तेज़ी से पूरे रैला में फैलती जा रही थी। एक बड़ा सा फॉर्मेशन पूरे रैलम को ढक लेता है, जिसके बाद पिनाक कई सारे स्पेल्स को रिलीज़ करता है और अपनी पावर्स को उस वॉरियर के साथ कंबाइन करने लगता है, जिससे इन दोनों के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। फॉर्मेशन और उन स्पेल्स की वजह से मरे हुए सभी लिविंग बीइंग फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। पिछले सैकड़ों सालों में जितने भी बीस्ट और ह्यूमंस मारे गए थे, वे सभी फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, जिसके बाद पिनाक की पावर्स उस पूरे रेलम को ढक लेती है। पिनाक की पावर और उन स्पेल्स की वजह से बीस्ट के अंदर से ब्लड निकल कर ह्यूमंस की बॉडी में मर्ज होने लगता है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां थी, जिसे वह वॉरियर फुलफिल करता है। उस वॉरियर के अंदर से कई सारे मंत्रा रूइंस निकल कर इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये सभी मंत्रास इस वॉरियर को लॉर्ड विष्णु के द्वारा छोड़े गए उन एंशंट स्क्रिप्चर से मिले थे, जो आज पिनाक रैलम के ह्यूमंस और बीस्ट के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा था। इसे पूरा होने में 5 साल लग जाते हैं। इन बीते सालों में पिनाक की एनर्जी लगातार स्प्रेड हो रही थी। वह पिनाक रैलम से
बाहर निकलकर पूरे यूनिवर्स को कवर कर लेती है। पिनाक की इस एनर्जी को यह यूनिवर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। यह वॉरियर जो पिनाक की एनर्जी को हैंडल कर रहा था, उसके शरीर की नसें फटने लगी थी, पर वह इस प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आने देता। पिनाक के सेक्रीफाइस की वजह से इस रेलम के ह्यूमंस को अलग अलग बीस्ट की ब्लड लाइन मिल गई थी, जबकि इस वॉरियर को पिनाक की ब्लड लाइन मिल गई थी। पिनाक, जिसने अपनी सारी पावर्स का सेक्रीफाइस कर दिया था, वह एक ककून के अंदर बंद हो जाता है। पिनाक एक इमॉर्टल बींग है। उसे खुद भगवान शिव ने यह वरदान दिया है कि जब वे इस ब्रह्मांड का विनाश करेंगे, तब वे खुद पिनाक का उद्धार करेंगे। इसी वजह से पिनाक अपनी सारी पावर्स खोने के बावजूद जिंदा बच गया था, लेकिन उसे अपनी पावर्स को फिर से रीस्टोर करने की ज़रूरत थी। पिनाक, जो कि ककून के अंदर में था, वह अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए अलग अलग डायमेंशन से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था। वॉरियर पिनाक के इस बलिदान को देख उसके आगे अपना सर झुका लेता है। वह पिनाक की बातों को याद करता है, जिसमें उसने इस रेलम के सबसे बड़े खतरे और उसके आगे के मिशंस की जानकारी दी थी। पिनाक ने इस वॉरियर को पिनाक रेलम की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए यह वॉरियर पिनाक को ब्लेसिंग लैंड के अंदर ले जाता है ताकि पिनाक खुद को रिकवर कर सके। पिनाक के बिना यह पूरे यूनिवर्स डेमन्स का आसान शिकार बन जाता है। यह वॉरियर पिनाक रेलम को प्रोटेक्ट करने की अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। पिनाक के कहने पर वह एक एंशिएंट बटरफ्लाई की ब्लड लाइन को पॉसेस करने वाली लड़की से शादी करता है ताकि पिनाक की ब्लड लाइन इस रेलम के अंदर बनी रहे। भाई लोग, इस बटरफ्लाई की स्पीशीज़ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये आपको ब्लैक सी लैंड के अंदर भी देखने को मिलेगी। इनमें से एक ऐसी बटरफ्लाई थी जिसे पिनाक ने खुद अपना पार्टनर चूज़ किया था, जो पिनाक के सेक्रीफाइस करने के बाद उसे खोजते हुए ब्लेसिंग लैंड पहुंच गई थी, जहां वह विक्रम से मिलती है। पर उनकी पहली मीटिंग कुछ अच्छी नहीं होती। विक्रम तो बस अपनी जान बचाने में जैसे तैसे कामयाब हो जाता है, पर फ्यूचर में विक्रम इस बटरफ्लाई की कई बार हेल्प भी करता है, क्योंकि इस बटरफ्लाई को हासिल करने के लिए कई सारे इवल फ्रैक्शन के साथ साथ कई सारे पावरफुल बीस्ट विक्रम से भिड़ जाते हैं, जिन्हें विक्रम पीट पीट कर भगा देता है। सीज़न 2 के अंदर पिनाक खुद इस बटरफ्लाई से मिलेगा, जिसके बाद वह इस बटरफ्लाई से शादी भी करेगा। इन दोनों की गाइडेंस के अंदर विक्रम का बेटा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। ये दोनों मिलकर विक्रम के बेटे के लिए ट्रेजर्स को फाइंड करते हैं ताकि वह ब्रेक थ्रू कर सके। इस बटरफ्लाई ने भी ह्यूमन फॉर्म ले रखा था, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता कई सारे क्लैंस और फ्रैक्शंस के बीच झगड़े की वजह बन जाती थी। कई सारे लोग इसे प्रपोज तो करते हैं, पर हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिनाक बस एक ही झापड़ में सबके होस्ट ठिकाने लगा देता है। पिनाक की पावर को मैच करने वाला पूरे डिवाइन लोटस रेलम में बस विक्रम और शिवा था। इस बटरफ्लाई की एक क्लैन पिनाक रेलम में थी, जो पिनाक के सेक्रीफाइस करने के बाद चुप कर रहने लगी, क्योंकि बाकी के बीस्ट इनकी पावर्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पिनाक ने इन्हें प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन अब पिनाक नहीं रहा, जिस वजह से इस क्लैन के सभी मेंबर्स कहीं गायब से हो गए। जैसे ही पिनाक रेलम के ह्यूमंस को अलग अलग बीस्ट की ब्लड लाइन मिलती है, वे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। जिस वॉरियर के पास पिनाक की ब्लड लाइन थी,
अब उसके पास इस यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, इसलिए वह अपने डिसेंडेंट को पिनाकरेलम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सौंप देता है। सैकड़ों सालों तक तो सब कुछ नॉर्मल सा ही था। ह्यूमंस अपनी बीस्ट के ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते थे और खुद को स्ट्रॉन्गर बनाते थे। पर जैसे जैसे समय बीता, इंसानों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने विष्णु का अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जय के एंसेस्टर्स को कड़े फैसले लेने पड़े, जिसकी वजह से पिनाक रेलम के ह्यूमंस मनमाने ढंग से बीस्ट का शिकार नहीं कर पाते थे। सभी ह्यूमंस पिनाक की ब्लड रखने वाले ह्यूमन से नफरत करने लगे, क्योंकि वे पिनाक की स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के नीचे पूरी तरह से दब जाते थे। वे सभी पिनाक की ब्लड लाइन को पिनाक रेलम से ख़त्म कर देना चाहते थे, ताकि वे आज़ादी से कल्टीवेट कर सके। उन सभी ह्यूमंस ने एक अलायंस का क्रिएट किया, ताकि वे पिनाक रेलम से पिनाक की ब्लड लाइन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। इस अलायंस के अंदर बस गिने चुने क्लैंस को छोड़कर बाकी सभी क्लैन पिनाक क्लैन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इस वॉर की वजह से पूरे पिनाक रेलम में हर तरफ तबाही मच जाती है। यह लड़ाई पिनाक क्लैन जीत जाता है, पर उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पिनाक क्लैन के कई सारे डिसेंडेंट मारे गए थे। पिनाक क्लैन से मिली हार का बदला लेने के लिए कुछ क्लैन डेमन्स के साथ मिल जाते हैं। वह डेमन्स के साथ मिलकर फिर से एक बार पिनाक क्लैन पर अटैक कर देते हैं। उस समय जय के फादर पिनाक क्लैन के लीडर थे। उनके बाद सिर्फ जय इकलौता पिनाक क्लैन का डिसेंडेंट था। जय उस समय बस एक बच्चा ही था। जय के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन इविल क्लैंस के लीडर्स के साथ फाइट कर रहे थे, पर तभी दो डेमन मास्टर जय के फादर पर अटैक कर देते हैं। पर जय के फादर उन दोनों डेमन मास्टर को एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जान से मार देते हैं। पर तभी उन दोनों डेमन मास्टर की सोल्स को ले जाने के लिए एक डेमन गॉड वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ जय के फादर की फाइट होती है। पर जय के फादर इस फाइट में हारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डेमन गॉड के साथ साथ उन इविल क्लैन के चीफ के साथ भी लड़ना पड़ रहा था। इसके अलावा उन्हें अपने पिनाक क्लैन के मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट करना था, जिसकी वजह से वे उन सभी से हारने लगते हैं। जय के फादर अपने बेटे को बचाने के लिए एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और अपने फ्रेंड से जय को लेकर यहाँ से जाने कहते हैं। जय के अंकल ना चाहते हुए भी जय के फादर को छोड़ उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, पर डेमन गॉड कुछ डेमन्स को उनके पीछे भेज देता है। जय के फादर उन सभी को रोकने के लिए अपना खुद का सेक्रीफाइस करते हैं, जिस वजह से डेमन गॉड के साथ साथ कई सारे इविल क्लैन के मेंबर्स हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। जय के फादर की सोल उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वे जय की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जय के अंकल उसे लेकर ब्लेसिंग लैंड पहुंच जाते हैं, पर उनके पीछे कई सारे डेमन्स पड़े थे। वे जय को एक घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर उन डेमन्स को ठिकाने लगाने लगते हैं, पर तभी डेमन गॉड भी वहाँ जाता है। जय के अंकल उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर उसके आगे नहीं टिक पा रहे थे। वे जय को बचाना चाहते थे, इसलिए वे अपनी बॉडी और सोल को भी एक्सप्लोड कर देते हैं, ताकि डेमन गॉड उसके ज़रिए जय का पता न लगा पाए। जय, जो कि अभी एक घर के बाहर था, उस घर का ओनर वहाँ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि श्रवण था। वह अपने घर के बाहर एक बच्चे को देख हैरान होता है, लेकिन वह ज़्यादा न सोचकर जय को
अपने साथ रख लेता है। श्रवण कई सालों तक जय की परवरिश करता है। जय की बात करें तो उसके पास पिनाक की ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि विक्रम भी कॉम्बैट फाइट में जय के आगे नहीं टिक सकता। अगर विक्रम बिना किसी टेक्निक और स्पेल का यूज़ किए जय से फाइट करेगा तो जय आसानी से विक्रम को हरा देगा। जब जय 10 साल का था तब उसे लेने पिनाक एलम से एक एल्डर आए थे, जिनका नाम एल्डर होमी था। वे जय को अपने साथ ले गए थे। जब जय विक्रम के साथ श्री हरि गुरुकुल गया था, जब जय के फादर डेमन गॉड से लड़ते हुए मारे गए थे, तब इस एल्डर ने पिनाक क्लैन के एक मेंबर के रूप में अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया था। पिनाक क्लैन के ख़त्म होने के बाद उन इवल क्लैन ने एंशिएंट बटरफ्लाई की क्लैन पर भी अटैक कर दिया, लेकिन इस एल्डर ने बचे हुए मेंबर्स को दूसरे रेलम्स के अंदर भेज दिया। जय का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जय ऐसे रेलम में बड़ा होगा जहाँ चारों तरफ उसके दुश्मन हैं। जय का गोल अपने लोगों की मौत का बदला लेना है, साथ ही पिनाक रेलम के इनोसेंट बीस्ट और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट भी करना है। जय की पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करना तो जय की नेचुरल एबिलिटी है। जय अपने यूनिवर्स का फ्यूचर भी देख सकता है और चाहे तो उसमें चेंजेस भी कर सकता है। वो अपनी मर्ज़ी से पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। जय की पावर्स अपने एंसेस्टर्स को भी सरपास करने वाली है। यहाँ तक कि पिनाक जो अपनी प्राइम स्टेट में था, जय उस पावर को भी सरपास करने वाला है, क्योंकि पिनाक की अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं, जिसकी वजह से वह सारिव को ख़त्म नहीं कर पाया। जय के एंसेस्टर जिनके पास भी पिनाक की ब्लड लाइन थी, उनके पास भी सेम पिनाक की तरह ही कमज़ोरियाँ थी, लेकिन जय की कोई कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि विक्रम ने अपनी गॉड लाइट का यूज़ करके पिनाक की ब्लड लाइन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर दिया था, जिसकी वजह से जय सारिव की पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाया। जिस सारिव की एनर्जी ने यहाँ तक कि पिनाक को भी लोहे के चने चबवाए थे, उसकी एनर्जी जय के लिए नरिशमेंट बनकर रह गई थी। पर जय सारिव की पूरी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय जय अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। जय की वजह से सारिव उस सील को नहीं तोड़ पाता। सारिव के बारे में हम ब्लेसिंग लैंड के सीज़न 2 में जानेंगे, क्योंकि सारिव सीज़न 2 का मेन विलन है। जय के पावर्स के बारे में हम किसी और दिन जानेंगे। भाई लोग, जाते जाते मैं एक और बात आपसे कहना चाहता था। जिस तरह से फॉरेन में बनने वाली फिक्शनल स्टोरीज़ को एंड में कहते हैं, कई जगहों पर उन्हें कॉमिक कहते हैं। जापान के अंदर उन्हें मांगा कहते हैं, चाइना के अंदर उन्हें दोंगहो कहते हैं। इसी तरह और भी जगहों पर उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। उसी तरह भारत में बनने वाली फिक्शनल स्टोरीज़ को नारायणा कहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही मल्टीवर्स और इल्यूजन्स का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर हम लोग भी भारत में बनने वाली फिक्शनल स्टोरीज़ को एंड में कहेंगे तो ऐसा लगेगा हम बस उन्हें कॉपी कर रहे हैं। दूसरों से सीखना गलत नहीं है, हमें अब भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों से सीखते हुए हमें अपने अस्तित्व को भी बचाए रखने की ज़रूरत है, वरना दूसरों को कॉपी करते करते हम उनकी तरह ही बन जाएंगे। हमें कभी भी अपने ओरिजिन को नहीं भूलना चाहिए। हम जितनी भी एनिमे देखते हैं, उनमें ज़्यादातर उसे बनाने वाले की कल्पना मात्र है। वे बस एक इल्यूजन है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही सबसे पहले इल्यूजन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसलिए हमें भारत में बनने वाली फिक्शनल स्टोरीज़ को नारायणा कहना चाहिए।